दोस्तों नमस्कार। बजट के पार्ट वन में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ जो भारत सरकार के द्वारा 2023 और 24 का बजट दिया था। ठीक है, उसी में कुछ पार्ट्स बच गए थे। मैं अब उनको आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मैं यूनिटी मॉल तक आपको बता चुका था कि यूनिटी मॉल क्या था। ठीक, अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लेंगे कि मैंने बजट से बीपीएससी 30 सितंबर को कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे, वो मैंने वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दिया है। तो आप उसे देख लेंगे और उसके बाद आप इसे भी देख लेंगे। इस दोनों में पूरा बजट आपको कवर हो जाएगा और 30 सितंबर को जो बीपीएससी प्रीडी की एग्ज़ाम होगी, इससे बाहर बजट से कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है? चलिए, तो यूनिटी मॉल किसके लिए था? एक जिला, एक उत्पाद। मैंने बताया था कि हो सकता है आपसे पूछ दे कि यूनिटी मॉल किससे संबंधित है? टेक्नोलॉजी से, आर्थिक क्षेत्र से, एक जिला एक खेल से, एक जिला एक उत्पाद से। तो इसे आप ध्यान रखेंगे यूनिटी मॉल क्या है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं यूनिटी मॉल के बाद वित्तीय क्षेत्र। तो इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है वित्तीय क्षेत्र में। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी, तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी ये कोई नई योजना नहीं है, काफ़ी पुरानी योजना है। सरकार इसको काफ़ी पुरानी योजना है। तो अभी एक बीपीएससी के लिए सवाल था, पूछ सकता है कि बिहार राज्य जो है वो सर्वाधिक एमएसएमई सेक्टर में ऋण लेने वाला राज्य बन गया है। तो ये सवाल हो सकता है वहाँ से पूछ ले, लेकिन इस बजट में ऐसा कोई सवाल इससे नहीं लगा कि जो पूछा जाएगा। अगला है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। तो देखिए इस रजिस्ट्री से भी ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा। क्यों? यहाँ क्या लिखा है? वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय, कहाँ से इसमें सवाल बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आपको चीज़ों को छाँटना होता है कि हम कैसे चीज़ों को छाँट के पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है वित्तीय क्षेत्र विनिमय। तो अमृतकाल, वित्तीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वित्त से संबंधित क्षेत्र। तो यहाँ से कोई सवाल नहीं बन रहा है, आप इसे ध्यान देंगे। फिर हमारा है जीआईएफटी, बिजनेस गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। तो बिजनेस गतिविधि आप जान रहे हैं, एसईजेड प्राधिकार, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी, इड्डा, ये सब आज से चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है। विदेशी बैंक, तो यहाँ से कोई सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगला है डाटा दूतावास, डिजिटल निरंतरता। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट, क्या है यहाँ पे? डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए। तो कहाँ से इसमें कोई सवाल बनेगा? कोई भी सवाल यहाँ से प्रीलिम्स में नहीं बनने वाला है। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, आप अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, पहला वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको पूरा बजट कवर होगा, नहीं तो फिर आप पूरा बजट कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा सवाल इसे बन सकता है। प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण। तो प्रतिभूति बाजार आप जानते हैं किसको कहा जाता है? सेबी को कहा जाता है। तो सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस समय सेबी के चेयरपर्सन कौन है। क्यों? क्योंकि अडानी विवाद को लेकर सेबी काफी विवाद में रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, सुमन बेरी सेबी के चेयरपर्सन है। ठीक है, सुमन बेरी, हाँ शायद एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, शायद सुमन बेरी ही है। तो सुमन बेरी के बारे में कंफर्म कर लेंगे कि सुमन बेरी ही चेयरपर्सन है सेबी के। ठीक है, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। अगला आगे हम लोग देखते हैं, आगे कौन सा सवाल यहाँ पे आएगा। प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण, डिजिटल केंद्र, डाटा संसाधन केंद्र, यहाँ से कोई सवाल नहीं है। शेयर लाभांश, डिजिटल भुगतान। अब यहाँ पे एक सवाल है, ये देखिए, ये सवाल पूछ सकता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में, ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में यहाँ पे सवाल ये बन सकता है कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र। ठीक है, तो महिला सम्मान बचत पत्र का सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि महिला सम्मान बचत पत्र क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 लाख की जमा राशि सुविधा प्राप्त होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव में महिला सम्मान बचत पत्र, तो 2 वर्षों की अवधि के लिए, ठीक है, 2 वर्षों की अवधि के लिए 2 लाख तक की जमा सुविधा प्रस्ताव होगा। हो सकता है यहाँ आपको 2 लाख के बजाय 3 लाख दे दे, 4 लाख दे दे, 2.5 लाख दे दे, तो आपको यहाँ फंसा सकता है। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि महिला सम्मान बचत पत्र पहले क्या है। ठीक है, मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए, ये तीनों डाटा आप याद रखेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव के संस्मरण स्वरूप 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, एक नई लघु बचत योजना, क्या है?
नई लघु बचत योजना 2 लाख तक की जमा सुविधा प्रदान किया जाएगा, जिसपे 7.5% की नियत ब्याज दर दी जाएगी, 7.5%। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए था, यहां से सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। क्या, बचत योजना। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक के लिए बचत योजना। आपको हो सकता है ये ना ऑप्शन में ना डाले, जैसे होता है ना कि 1, 2, 3 निम्न में से कौन से कथन सत्य है, तो किसी में ये लगा दे कि 15 लाख से बढ़ाकर वरिष्ठ नागरिक की बचत योजना जो है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। हो सकता सवाल पूछ ले निम्न में से कौन से कथन सत्य है, तो ये आप ध्यान रखें कि 15 लाख से बढ़ा के से 30 लाख कर दिया गया है। और जो इससे पहले मैंने बताया कि महिलाओं के लिए महिला बचत सम्मान बचत पत्र 2 लाख तक की 2025 तक 2 वर्ष, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा सवाल है। अगला है राजकोषीय प्रबंधन। तो ये तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है कि राजकोषीय बजट घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो चलिए हम वहां से देखते हैं। राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ये वहां भी जिक्र हुआ था कि 50 वर्षों के लिए जो राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है उसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है यही आपसे पूछ ले कि 50 वर्षों के लिए राज्यों को जो ऋण दिया जा रहा है उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, राजकोषीय में देखिए क्या कर रहा है कि राज्यों के नियमित संपूर्ण 50 वर्ष ऋण को 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने से अधिकांश ऋण, ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें और कोई बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ आते हैं राज्यों के राजकोषीय घाटे। ठीक है, ये देखिए, अब राजकोषीय घाटे से सवाल पूछा ही जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल राजकोषीय घाटे सवाल आता है। तो जीएसडीपी ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। ठीक है, कि जीएसडीपी के 3.5% राज्यों को यह कहा गया है कि आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद, तो उसका 3.5% होना चाहिए था। ठीक है, जिसमें कि 3% आपका राज्य का खर्चा होना चाहिए था और 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। तो हो सकता है आपको पहला ऑप्शन ये दे दे, दूसरा ये दे दे कि 0.5 विद्युत क्षेत्र से दे दे, 0.5 खेल के क्षेत्र से दे दे, 0.5 महिला के क्षेत्र से दे दे, और पूछ दे निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 3.5% राज्यों को कहा गया है रखने के लिए और 0.5% किससे जोड़ा जाएगा, तो बिजली क्षेत्र के वित्तीय सुधार से जोड़ा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं कि बिहार सरकार का जो लक्ष्य है ना, इसमें बिहार सरकार बहुत अच्छा प्रगति किया है। बिहार सरकार 2.98% ही रखा है, मतलब 3% से भी कम रखा है। ठीक है, बिहार सरकार का 2.98% का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। मैं जब बिहार बजट डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको ये बता दूंगा। ठीक, बिहार बजट जब डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, आप समझ गए कि जीएसडीपी कितना कहा गया है, 3.5 कहा गया है राज्यों से रखने के लिए, जिसमें 0.5% हमारा क्या होगा, वो विद्युत सुधार क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। मैं फिर से बता दूं कि पहला वीडियो, अगर मेरा बजट 1 वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफी कुछ बताया हुआ है। अगला कह रहा है कि संशोधित अनुमान 2022-23 का उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख है और कुल भी है। तो ये सवाल पूछने वाला नहीं है, मैं आपको सिर्फ यहाँ एक चीज बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भारत पे जो ऋण है वो ऋण किस तरह का ऋण है, तो आपको ध्यान होना चाहिए था कि बाहरी ऋण जो हमारे ऊपर है वो कम है। ठीक है, बाहरी ऋण कम है और आंतरिक ऋण अधिक है। तो ये ऑप्शन में हो सकता है दे दे लाइन में कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। भारत पे बाहरी ऋण अधिक है, भारत पे दीर्घकालिक ऋण अधिक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, लेकिन बीपीएससी जो है पैटर्न को यूपीएससी पे लेके चला गया है, इसीलिए मैं ये सवाल आपको बता रहा हूँ। तो बाहरी ऋण मतलब बाहरी ऋण क्या, जो हम अमेरिका से ऋण लिए हैं, ठीक है, जो हम आईएमएफ से ऋण लिए हैं, हम जो वर्ल्ड बैंक से ऋण लिए हैं, ठीक है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहाँ से जो हम ऋण लिए हैं ये ऋण होता है हमारा बाहरी ऋण। तो ये बाहरी ऋण काफी कम है भारत सरकार पे, और जो आंतरिक ऋण है वो आंतरिक ऋण भारत सरकार पे बहुत अधिक है। अब कहेंगे सर आंतरिक ऋण क्या होता है, आंतरिक ऋण वो ये होता है जो हम भारत सरकार आरबीआई से लेती है, विभिन्न विभिन्न बैंकों से लेती है,
जैसे आप सुने होंगे एलआईसी के पास कुछ अपना गिरवी रख दिया सरकार। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, आप सुने होंगे आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा सरकार का बॉन्ड बेचता है, ठीक है। तो वो होता है आंतरिक ऋण। तो भारत सरकार पे आंतरिक ऋण अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, इस संशोधित अनुमान से। और दूसरा क्या आप ध्यान रखेंगे कि एक आता है कि भारत सरकार पे जो ऋण है वो किस मुद्रा में है, किस मुद्रा में है। तो एक हमारा डॉलर है, तो पहला नंबर पे जब विदेशी, देखिए विदेश से अगर हम किसी भी आईएमएफ से ले या कि हम जापान से ऋण ले, भारत सरकार जापान से बहुत ऋण लेती है, तो वो जापानी मुद्रा में तो नहीं लेती है, डॉलर में लेती है। तो विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ जो भी है, तो पहला स्थान पे जो ऋण है वो हमारा डॉलर में है और दूसरा स्थान पे भारतीय रुपया में है। ये आप याद रखेंगे कि भारतीय रुपया में ये सेकंड स्थान पे आता है और पहला आता है डॉलर। तो रुपया में हम किससे ऋण लेंगे, आरबीआई से। हम डॉलर में तो ऋण नहीं लेंगे ना, भारत सरकार आरबीआई से या अन्य एजेंसी से तो रुपया में ऋण लेगी और विदेश से या अन्य संस्थाओं से डॉलर में ऋण लेगी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक ऋण हमारा डॉलर से जो विदेश से आया है और आंतरिक ऋण हमारा रुपया में है, बाहरी ऋण हमारे पास कम है और आंतरिक ऋण अधिक है। एक और पॉइंट हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इसी ऋण से संबंधित है, आप देख लीजिए। एक सवाल आता है कि सर अल्पकालिक ऋण अधिक है कि दीर्घकालिक ऋण अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार इससे भी पूछा गया है, तो आप इसको देख लीजिए कि भारत सरकार पे जो है, भारत सरकार पे अल्पकालिक ऋण जो है ना वो कम है। लघु समय का जो अल्पकालिक ऋण होता है वो कम है, ठीक है। और दीर्घकालिक ऋण जो 10 साल 20 साल का होता है वो अधिक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भारत सरकार पे अल्पकालिक ऋण अधिक है। नहीं, अल्पकालिक ऋण जिसे साल 2 साल 3 साल में चुकाना होता है वो बहुत कम है भारत सरकार पे। लगभग अगर हम बात करें तो अल्पकालिक लगभग 20% के आसपास है। लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है, लगभग 20% के आसपास है। और जो दीर्घकालिक ऋण है वो 80% के आसपास है भारत सरकार पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अल्पकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण, ये ऋण से संबंधित टॉपिक था, इसीलिए मैंने ये आपको बताया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें अब कह रहा है कि राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 6.4 है जो बजट के अनुमान के अनुरूप है। तो ये 6.4 हमारा पहले का था, ये अनुमान वाला है। क्या कह रहा है कि ये देखिए कि राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान ना ये 6.4 है जो बजट अनुमान के अनुरूप है। लेकिन हम अब देखते हैं बजट 2023 और 24, क्योंकि बजट 2023-24 पारित हुआ है। इस बार जो फरवरी में बजट आया था कौन सा, 2023-24। तो हम इसको देखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 23-24 के अनुसार जो हमारा बजट है उसमें क्या रहने वाला है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि राजकोषीय घाटा जो हमारा 23-24 के अनुसार है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछ लेता है। ध्यान आप रखेंगे कि राजकोषीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान है, ठीक है। 5.9 रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा, और राज्यों को कितना था 3.5%, वो आप ध्यान रखेंगे। जिसमें कि 0.5% वित्तीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र, बिजली के क्षेत्र से सुधार से जोड़ा जाता, ये हमारा राज्य का हो गया 2023 और 24 के लिए। और ये 5.9% ये केंद्र का हो गया। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है 2025-26, 2025-26 राजकोषीय घाटे 4.5% है, ठीक है। राजकोषीय घाटे 4.5%। तो आप ये ध्यान रखें किस वर्ष के अनुसार आपको पीटी में पूछा गया है। अगर 2025-26 के अनुसार पूछा गया है तो आप 4.5% रखेंगे, और अगर आपको 2023-24 के अनुसार रखा गया है तो 5.9%। ये दो डाटा आपको याद होना चाहिए था, यहां से सवाल बनता ही बनता है, ठीक। चलिए हम आगे, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे थोड़ा सा देखते हैं कि 2025-26 तक मैं बता दिया हूँ आपको 4.5, जीडीपी के 4.5% के नीचे ले आएंगे। तो ये अनुमान है सरकार का कि हम यहाँ पे 4.5% 2025-26 तक जो हमारा राजकोषीय घाटा है हम उसको ले आएंगे। क्योंकि आप एक एक्ट भारत सरकार ने पास किया था, अगर आप जानते होंगे, उसको हम लोग कहते हैं FRBM एक्ट, ठीक है। FRBM एक्ट था ये, इसको कहते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट्री एक्ट। इसके अनुसार कहा गया था कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होगा। ये लक्ष्य इसमें पार्लियामेंट ने कानून बना के पास किया था। तो फिर आप कहेंगे सर ये 4.5%, ये 5.9% कैसे हो गया। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ कोरोना, मतलब पूरे देश में ही कोरोना आया था, पूरे दुनिया में कोरोना आया था। तो इसी कारण बजटीय घाटा को, जो हमारा राजकोषीय घाटा था, उसको थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया था कि ठीक है, तत्काल हमें पैसा खर्च करने की जरूरत है, हम खर्च कर लेते हैं और बाद में ऊपर कर लेंगे।
इसलिए आप देखते होंगे भिन्न 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 चीज़ों पे सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। ये भी एक रीज़न है कि हमें राजकोषीय घाटा को अपने अंदर लाना है। चलिए तो आगे हम देखते हैं अगला सवाल कि आगे कौन सा सवाल पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला आता है कि ये यही था, इससे अधिक अब कोई सवाल नहीं पूछाएगा। मैं अब वित्त मंत्री जी का बजट भाषण अब आधा समाप्त होता है। तो देखिए इसके आगे जो दिया हुआ अब हमारा क्या अप्रत्यक्ष कर भाग ख, वो भाग क का था सारा का सारा पार्ट, ये भाग ख का है। इसमें देखिए क्या होता है, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ कर दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ये हमारा क्या है जैसे हमारा जीएसटी है, जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर क्या है, जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर से सवाल है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम कर 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूँ। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ कि अब इतने 13 ऐसे वस्तु हैं जिन पे कि सरकार टैक्स नहीं लेती है। क्या करा, कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत। अब देख लीजिए कि मैं वस्त्रों कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम करके 13 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणाम स्वरूप खिलौना, साइकिल, ऑटोमोबाइल, नाफ्ता अधिकारों मामूली परिवर्तन हुआ है। तो कुछ ऐसे वस्तु आज भी हैं जिसपे भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है, उसका बजट में जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ वस्तु आज भी हैं जिसपे कि भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। तो वो पहले 21 था, अब उसको घटा के 13 कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शुल्क दरों की संख्या को कम कर 21 से 13 कर देती है। आप ध्यान रखेंगे 13 प्रकार के अभी भी ऐसे वस्तु हैं जिसपे कि सरकार टैक्स नहीं लेती है। अगला आता है हमारा हरित गतिशीलता, मोबिलिटी। तो हरित का मतलब आप जानते हैं, हरित मतलब क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित विकास, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, तो हम लोग हरित विकास की बात करते हैं। और अभी मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि हरित विकास के लिए भारत सरकार ने हाइड्रोजन नीति पारित किया है, जिसमें कि 2023 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का बात किया गया कि हम उत्पादन करेंगे। ठीक है, इसमें इस तरह कोई सवाल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा। मोबाइल फ़ोन विनिर्माण में तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सरकार सिर्फ कहते रहते कि हमारे यहाँ इतने सारे मोबाइल स्टोर खुल गए हैं, भाई तो वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार। तकनीकी विकास हुआ तो वो आया है। अब देखिए मरीन, समुद्री उत्पादन। तो मरीन का मतलब आप समझते हैं, जो समुद्री प्रोडक्ट है, यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा उस तरह का पीटी में जो पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए बजट से 2-3 सवाल ही पूछता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वो लोग, कि कितना राजकोषीय घाटा होगा हमारा, सरकार ने इस बजट में क्या क्या, भारत श्री योजना था, किस किस योजनाओं को लॉन्च किया, पीएम प्रणाम योजना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहीं पर आप देख लीजिए क्या लिखा है कि मरीन, समुद्री उत्पाद कि पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों को उच्चतम निर्यात समृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने के कृषकों को फायदा हुआ। फायदा हुआ, ठीक है। इससे कौन सा सवाल पूछेगा प्रीलिम्स में? ये जो सवाल होगा वो सिर्फ मेंस का सवाल होगा। मेंस में अगर आप इन सब तरह के शब्दों का यूज करते हैं तो निश्चित ही इसका प्रभावशाली इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए। बहुमूल्य धातु, कहीं कुछ नहीं है। धातु, कॉपर प्राथमिक, द्वितीय, तांबा, कॉपर, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री से अच्छा खासा सवाल आता है। सम्मिश्रित रबर, एक संश्लेषित रबर होता है, एक प्राकृतिक रबर होता है। आप इसे पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे? इसलिए कि रबर से कई बार सवाल पूछा जाता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के हिसाब से आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, न कि बजट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर का। तो मैं प्रत्यक्ष कर बता ही दिया हूँ कि जो इनकम टैक्स सरकार, प्रत्येक व्यक्ति सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देता है, वो प्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। ये कह रहा है कि 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए गए थे, इतना लाख रिटर्न। तो ये सब सवाल पूछने वाला नहीं है कि आयकर में क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एक जैसे होता है ना, किसी क्वेश्चन को अगर हम किसी को तैयार करते हैं तो हमारा कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी का सवाल होता है, कुछ सेकंड प्रायोरिटी का सवाल होता है, कुछ थर्ड प्रायोरिटी का सवाल होता है। तो ये सब सवाल कहीं से भी फर्स्ट प्रायोरिटी का सवाल ये नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। अगला आता है हमारा सहकारिता। तो सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। ये सिर्फ लाइन है ऐसे के लिए, ना कि यहाँ से कोई सवाल पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से कोई सवाल नहीं बन रहा है। आगे इसमें स्टार्टअप्स के लिए सरकार, मैंने आगे बता दिया था कि कृषि वर्धन नीति सरकार लाया था, जो एग्री सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये नीति लाया था, कृषि वर्धन नीति। तो वही स्टार्टअप्स है यहाँ पे, द्वारा 2000 इतना को इतना तक करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये सब कोई सवाल नहीं है जहाँ से कि सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। कर रियायतों को बेहद लक्षित किया गया है कि जो पहले समस्या था टैक्स जमा करने में, आप काफ़ी सारी समस्याएं होती है, उसको आसान किया गया है। ये सब कोई सवाल नहीं बनने वाला यहाँ से। व्यक्तिगत आयकर, कोई सवाल नहीं देखा था। मैं कहना चाहती हूँ कि जिसका सबको इंतजार है व्यक्तिगत आयकर, इस संबंध में मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है। तो पहली घोषणा आप ये पढ़ लीजिएगा। आप जानते हैं 5 से 7 लाख किया गया था। तो ये सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी दोनों स्लैब बाकी है।
सॉरी दोनों स्लैब अभी भी बचा हुआ है। आप 5 लाख की अगर आप 7 लाख रुपया तक कमाते हैं आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो आपको रिबेट मिलता है वो रिबेट आपको नहीं मिलता। तो ये कोई पूछने वाला सवाल नहीं है, इसे आप इग्नोर कर देंगे। अब देखिए, अब ये जो है हमारा बजट की कहानी है, बजट की कहानी पूरी तरीके से समाप्त होती है, ठीक है। अब इसमें कोई सवाल ऐसा बचा नहीं है जो कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे बजट को, आपकी इच्छा हो तो। समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो भी है, किस सेक्टर को कितना रुपया किया दिया गया है, नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था के तहत क्या दिया गया है, क्या संशोधन किया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुल है हमारा ये हो गया, दर क्या क्या है ये दिया हुआ है ना, कि कितना रुपया आप कमाते हैं, किस पे कितना % टैक्स लगता है, ये दिया है, ठीक है। ये देखिए इसमें फिर नई पुरानी कर व्यवस्था बताए ना हम आपको, दोनों है, नई कर व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था दोनों के तहत इसमें दिया गया है। ये सब यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार आप फिर भी नज़र मार लीजिए। अग्निपथ स्कीम का बहुत अच्छे से जानते हैं, सकरा सहकारी समिति हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको अब हम रहने देते हैं, इसमें अब कुछ नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार, पीडीएफ को आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ से कि अब सवाल बनेगा। जहाँ से सवाल बनने वाला था वो मैं सवाल आपको बता चुका हूँ। अब क्या है, संभावित कराधान स्कीमों के लिए जो भी अभी कराधान संबंधित है, तो इसी की तरह हम आपके लिए बिहार बजट, ठीक है, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे और भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, दोनों पे हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बजट जो बिहार सरकार का बजट होगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार सरकार का होगा और भारत सरकार का होगा, दोनों पे हम वीडियो लेके आएंगे और वहां से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, ठीक, हम हर एक एक बारीकी आपको बता देंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति मेंस क्वालिफाई किया हो, अगर वो इंटरव्यू का तैयारी कर रहा हो, तो मैं इंटरव्यू के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आप उसे इस चैनल के बारे में सजेस्ट कर देंगे कि जो भी अभी टॉपिक है इंटरव्यू का, मैं उसे रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए ये वीडियो शेयर करूंगा। और मेरा फ़ोन नंबर मेरे चैनल पे दिया हुआ है, अगर किसी को अन्य कोई समस्या हो तो आप मुझसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।